सकती है, टॉक्सिन्स की वजह से हो सकती है, ठीक है, उस पर इतना डिस्कस नहीं करेंगे इसमें हम, ठीक, ये आप आगे काय चिकित्सा में जाके पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ पीडियाट्रिक व्यू में सिर्फ बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं ये। तो बेसिकली हिपैटोमेगली है क्या, जैसे नाम बताता है, हिपैटो मतलब लीवर, मेगली मतलब एनलार्जमेंट ऑफ एनी ऑर्गन, ठीक है, बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट, ठीक है, कोई भी ऑर्गन, स्प्लीन और स्प्लीनोमेगली, अगर बॉडी का स्ट्रक्चर है अगर वो बड़ा हो जाता है एक्रोमेगली, ठीक है, आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई भी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में, ठीक है, एनलार्जमेंट बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट, इट्स नॉट इट्स मेगली या ऑर्गेनोमेगली, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हिपैटोमेगली। हिपैटोमेगली है क्या, इट इज डिफाइंड एज द एनलार्जमेंट ऑफ लिवर बियॉन्ड, ठीक है, इसमें क्या है कि एज और वेट के सरफेस एरिया के अकॉर्डिंगली जो लिवर का साइज है वो पूरे एज में हमारी अलग अलग होता है, ठीक है, बच्चों में अलग साइज होता है, फिर जो थोड़े बड़े होते हैं लिवर का साइज बड़ा होता है, एडल्ट्स में अलग साइज होता है, ठीक। तो ये हिपैटोमेगली क्या है, कितनी होनी चाहिए, ये एज वाइज डिपेंड करता है, ठीक है, कि मार्जिन से वो कितना बाहर होना चाहिए, ठीक, कितने फिंगर्स या कितने सेंटीमीटर वो आगे बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों में, तो मैं पीडियाट्रिक व्यू में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एनलार्जमेंट ऑफ लिवर बियॉन्ड 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज ऑफ राइट कोस्टल मार्जिन, आप कहाँ से, ये पूरा एज जो लिवर है इसका पूरा स्पैन नहीं है, पूरा स्पैन मैंने नीचे लिखा हुआ है, एवरेज लिवर स्पैन न्यू बॉर्न में 4 to 5 सेंटीमीटर होता है एवरेज लिवर स्पैन, और जो एडल्ट होते हैं 12 ईयर्स तक उनका कितना होता है 6 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर न्यू बॉर्न है तो अगर उसका मार्जिन, लिवर का मार्जिन जो है 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज ऑफ राइट कोस्टल मार्जिन, राइट कोस्टल मार्जिन मतलब जो आपके रिब्स है, रिब्स के सबसे नीचे का तो मार्जिन होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोस्टल मार्जिन, ठीक है, राइट कोस्टल मार्जिन में देखना है आपने, लेफ्ट में नहीं, राइट में, ठीक है, क्योंकि लिवर कहाँ होता है हमारा, वैसे लिवर तो हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स को कवर करता है, और बेसिकली जो हम देखेंगे वो राइट कोस्टल मार्जिन से देखेंगे एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, ठीक है। इन न्यूबॉर्न में कितना होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, ज्यादा बोलते हैं 2 फिंगर्स, जो विड्थ होती है 2 फिंगर्स की विड्थ है, अगर इतना ज्यादा है बाहर निकला हुआ है तो आप इसको हिपैटोमेगली में कंसीडर करोगे। और दूसरा 1 to 2 सेंटीमीटर इन 12 ईयर ओल्ड, ठीक है, अगर 1 to 2 सेंटीमीटर एनलार्ज्ड है, कहाँ से, राइट कोस्टल मार्जिन से, आप देखोगे जैसा आप इसमें देख रहे हो ना, जो आपकी 9th और 10th रिब है, ठीक है, जहां पर 10th रिब खत्म हो रही है आप इसमें देख सकते हो, उसके बाद ये क्या आपका कोस्टल मार्जिन है नीचे का, ठीक है, इसके बियॉन्ड वो कितना होना चाहिए, न्यू बॉर्न में 3.5 सेंटीमीटर और 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस में 1 to 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इतना बाहर आपको मिलता है तो उसको क्या बोलोगे, हिपैटोमेगली, ठीक है, डायग्नोसिस बना सकते हो आप बोलते हैं मैकेनिज्म क्या है, कॉजेस क्या है हिपैटोमेगली होने के बच्चों में। सबसे मेन कॉज क्या है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन सबसे मेन कॉज है बच्चों में हिपैटोमेगली का। उसके बाद आता है डिपोजिशन या स्टोरेज, ठीक है, किसी भी, ठीक है, किसी पार्टिकल का या किसी भी कंटेंट का, ठीक है, किसी मेटाबोलाइट का डिपॉजिट हो जाना लिवर में, आगे पढ़ेंगे हम किस किस कौन कौन से मेटाबोलाइट होते हैं, ठीक है, डिपॉजिट होना या स्टोर होना किसमें, लिवर के सेल्स में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन या स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन किसका, किसी भी सेल्स का, कैंसरस या नॉन कैंसरस, अगर ठीक है कैंसरस होगा तो उनको बोलेंगे हिपैटिक कैंसर, और हिपैटिक कैंसर नहीं है, नॉन है तो नॉन प्लास्टिक सेल्स होते हैं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब किसी भी नॉन लिवर सेल्स का, नॉन हिपैटिक सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन हो जाना लिवर के सेल्स में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन या न्यूप्लास्टिक। उसके बाद क्या है, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन, जो उसका बिलियरी सिस्टम है जिससे बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो आपके लिवर जो बनाता है, ठीक है, जो लिवर से निकल के पहले गॉल ब्लैडर में आते हैं, गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में जाते हैं, और इंटेस्टाइन से वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ये पूरा क्या है आपका बिलियरी सिस्टम है, इसमें कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसकी वजह से आपको हिपैटोमेगली मिल सकता है। दूसरा क्या है, वेस्कुलर कंजेशन, जो आपकी मेनली हिपैटिक वेन होती है, अगर किसी भी कारण से, ठीक है, उसका कंजेशन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसको उसकी वजह से भी क्या मिल सकती है आपको, हिपैटोमेगली मिल सकती है। और लास्ट, किसी ड्रग की वजह से, ठीक है, ड्रग की रिएक्शन की वजह से या किसी टॉक्सिन की वजह से आपको हिपैटोमेगली मिल सकती है, ठीक है। अब इसको एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या लिया हमने, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन जब होता है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो या वायरल हो, इसमें मेनली वायरल लिया है क्योंकि ज्यादातर जो हेपेटाइटिस होता है उसका सबसे मेन कॉज क्या है, वायरल हेपेटाइटिस। आपने पढ़े होंगे हेपेटाइटिस का वायरस होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई, ठीक है, ये 5 तरह के आपको हेपेटाइटिस मिलते हैं, और इसमें क्या हेपेटिक वायरस आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा, और मैंने बताया जहां भी इन्फ्लेमेशन होगा आपकी बॉडी में, वहां पर बैक्टीरिया वायरस के साथ साथ हमारे हेल्दी सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेमेशन आपको बार बार वायरल हेपेटाइटिस से बार बार इन्फेक्शन होगा, आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होगा लीवर का, ठीक है, या बार बार आपको हेपेटाइटिस हो रहा है, हेपेटाइटिस सी हो गया आपको, ठीक है, तो आगे जाके क्या होगा, वहां पर बार बार इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से उसके नॉर्मल सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, स्कारिंग होगी, और लॉन्ग टर्म में वो हेपेटिक फेलियर में जा सकता है। ठीक है, मगर इन्फेक्शन क्या है, कंट्रोलेबल है, ये इतना सीवियर नहीं होता है, इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। ठीक, नेक्स्ट है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, किसी भी जो भी हमने डिजीज पढ़े हैं, ठीक है, सभी में हमने देखा है कि ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स होता है। कभी भी हमारे अपने सेल्स, अपने मैक्रोफेजेस जो अपने इम्यून सेल्स हैं, वो अगर हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर जाएं, अगर वो पैनक्रियास में जाके बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उससे डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे सैनुअल फ्लूइड में जाके, हमारे जॉइंट्स में जाके सैनुअल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो रिमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है, ये डिजीज हो जाते हैं। हार्ट में जाएंगे तो आरएसडी, रिमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, ऐसे ही अगर वही सेल्स हमारे लिवर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको अटैक करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस। ठीक है, धीरे धीरे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आगे जाके लिवर फेल हो सकता है, हिपेटोमेगली मिल सकती है आपको। ठीक है, हेपेटोमेगली की मिलती है जब भी उसके सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, लिवर कोशिश करता है उसको कंपेंसेट करने की। ठीक है, जो उसका डिस्ट्रॉय सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिसका मतलब क्या, उसकी फंक्शनिंग कम हो गई है। तो कोई भी ऑर्गन, लिवर नहीं, कोई भी, जैसे किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, अपने जो फंक्शंस है उनको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। हेपेटो लिवर वो अपने साइज को इंक्रीज करेगा। स्प्लीन अगर अपना काम, उस पर लोड ज्यादा पड़ रहा है, स्प्लीन अपने साइज को इंक्रीज कर रही है। किडनी भी अगर उस पर लोड ज्यादा पड़ रहा है, या किसी किसी में देखा होगा आपने, एक ही किडनी होती है बचपन से, एक किडनी कंजेनाइटली, या फिर बाद में एडल्ट लाइफ में भी अगर एक किडनी डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी तरह, एक किडनी फेल हो जाती है, तो दूसरी किडनी है उस पर लोड ज्यादा आ जाता है, तो उस लोड को कंपनसेट करने के लिए भी वो अपना साइज इंक्रीज कर लेती है। ठीक है, तो किसी भी केस में अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले ऑर्गन क्या करता है, कोशिश क्या करता है उसको पूरा करने के लिए, अपने सेल्स को, अपने साइज को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ोगे अब आगे, इसमें हिपेटोमेगली क्यों मिल रही है, क्योंकि पहले उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कंपनसेट करने के लिए वो अपना साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि उस पर लोड उस वक्त ज्यादा पड़ रहा है, या उसमें सेल्स का डिस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, थर्ड क्या है, मेडिकेशन इंड्यूस्ड। मैंने वैसे आपको कॉजेज में ड्रग्स और टॉक्सिन्स को अलग गिनाया था, बट कोई भी ड्रग या टॉक्सिन होगा, उसकी वजह से भी एट द एंड क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ही होगी लिवर की। ठीक है, तो इसमें मैंने इसलिए इसमें इंक्लूड कर लिया इसको। मेडिकेशन में क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो मेडिसिन है वो हिपैटोटॉक्सिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन ड्रग ले लेते हैं पीसीएम, एसिटामिनोफेन, क्या है, हिपैटोटॉक्सिक है। अगर ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा डोज में और लॉन्गर ड्यूरेशन में आप यही मेडिसिन लोगे, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये आपके लिवर के सेल्स है उससे डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि लिवर का एक फंक्शन क्या है, आपके जो भी एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं, ठीक है, जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, उसको कौन फिल्टर करता है, आपका लिवर फिल्टर करता है। ठीक है, तो जो भी ड्रग्स, और मेनली आपने देखा होगा 80% जो ड्रग्स मार्केट से विड्रॉ किए जाते हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे, डोलो हो गया, ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो मार्केट से विड्रॉ कर ली जाती हैं साइड इफेक्ट की वजह से उनके। तो 80% जो ड्रग्स होती है, उनके विड्रॉवल का कॉज क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, जो भी ड्रग विड्रॉ हुई है आज तक, उसमें से 80% ड्रग्स इसलिए विड्रॉ हुई है क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में वो हिपैटोटॉक्सिक, इनका जो रिसर्च हुई है वो आई है, इसीलिए उनको विड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक है, लास्ट है टॉक्सिन्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके लिवर के लिए, लिवर के सेल्स के लिए हार्मफुल है, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं टॉक्सिन्स में। सबसे मेन टॉक्सिन क्या है आपका, एल्कोहल है। ठीक है, अगर आप एल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा अमाउंट में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करते हो, तो धीरे धीरे क्या करता है, वो आपके हेपेटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, जिसको भी हम क्या बोलते हैं, सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस क्या होता है, जब लिवर के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जो दूसरे सेल्स, आसपास सेल्स उसको रिप्लेस करते हैं, वो सेल्स हिपैटिक सेल्स की तरह काम नहीं करते। उसको क्या बोलते हैं हम, स्कारिंग बोलते हैं। आपके स्किन पे भी मैंने बताया था आपको एक बार, स्कार फॉर्मेशन कैसे होती है, जब आपकी स्किन जो है टीयर हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है स्किन के सेल्स, जो नीचे वाले सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस स्किन के सेल्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, मगर एक्चुअली स्किन के सेल्स को रिप्लेस तो करते हैं वो, बट एग्जैक्टली वो स्किन सेल्स नहीं होते। तो इसका मतलब क्या, उससे डिफरेंट होते हैं और वो डिफरेंटली नजर आते हैं आपको, उसको क्या बोलते हैं हम, स्कार बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर हेयर सेल्स नहीं होते स्कार में कभी भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो स्किन नहीं है। ठीक है, तो उसमें हेयर फॉलिकल्स नहीं होते। तो जो भी स्कार्स होते हैं उसके ऊपर बाल नहीं आते कभी भी, क्यों, क्योंकि उसमें हेयर फॉलिकल्स है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही जो आप, जो लीवर के सेल्स अगर डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वहां पर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, उसको स्कारिंग ऑफ लिवर बोलते हैं। और धीरे धीरे अगर स्कार्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये धीरे धीरे
पहले एसाइटिस होता है आपको, हेपेटोमेगली होती है, एसाइटिस होता है, फिर लिवर फेल हो जाता है आपका। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक सिरोसिस। ठीक है, अगर बिना अल्कोहल के अगर सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है किसी और कारण से, उसको नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिन्स में सबसे मेन टॉक्सिन कौन सा आपका? अल्कोहल है। अब नेक्स्ट कॉज लेते हैं, स्टोरेज या डिपोजिशन। मैंने बताया था कि बॉडी में किसी मेटाबोलाइट का अगर लिवर के सेल्स में डिपोजिशन शुरू हो गया, उसकी वजह से जो लिवर का फंक्शन है वो हैम्पर हो रहा है। ठीक है, लिवर के सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो किस में आते हैं? स्टोरेज या डिपोजिशन में। सबसे मेन इसमें कौन सा कॉज है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इसमें डायबिटीज मेलाइटस का मैंने एग्जांपल लिया है, बट ये एडल्ट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। बच्चों में क्या होता है, जो हमारा इसमें एक एंजाइम होता है ग्लाइकोजन सिंथेटाइज, वो क्या करता है आपको, जो ग्लाइकोजन होता है, मैंने बताया था जो आपको ग्लूकोज है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। कहाँ पर? एडिपोज टिश्यू में और लिवर सेल्स में। ठीक है, एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? स्किन के नीचे, और लिवर सेल्स में स्टोर करता है ग्लाइकोजन को। ठीक है, बाद में अगर बॉडी को नीड पड़ती है ग्लूकोज की, तो यही ग्लाइकोजन टूट के दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और ये लाइसिस, इसका डिस्ट्रक्शन लाइसिस कौन करता है? ग्लाइकोजन सिंथेटाइज। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों में, कंजेनेटली ये जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी होती है, वो बनता नहीं है या कम बनता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन सिंथेटाइज की कमी होने के कारण इंसुलिन तो अपना काम कर रहा है, ग्लाइकोजन को लिवर के सेल्स में स्टोर कर रहा है, बट जब भी आपको एनर्जी की नीड होगी या जब भी आपको ग्लूकोज चाहिए होगा, उसका ब्रेक डाउन करना हो ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में, तो इस ग्लाइकोजन सिंथेटाइज की डेफिशिएंसी होने के कारण जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लाइकोजन लाइसिस है, ग्लाइकोजनोलाइसिस बोल सकते हो आप, ठीक है, वो नहीं होता प्रॉपर। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे ग्लाइकोजन का तो अमाउंट है वो लिवर सेल्स में बढ़ने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो टूट तो रहा नहीं है, वो खाली डिपॉजिट हो रहा है, तो धीरे धीरे वो ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जिसमें उसके जो सेल्स हैं, लिवर के सेल्स हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, और लॉन्ग टर्म में वो उसमें लिवर फेलियर में जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको उसकी वजह से? हिपैटोमेगली मिलेगी जब इस पर लोड पड़ेगा। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस भी एक कॉज है, जब आपकी ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इंसुलिन को स्टोर करके कहाँ? लीवर में स्टोर कर देता है। तो अगर डायबिटीज मेलाइटिस है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है, तो भी आपको उसमें एडल्ट्स में हिपैटोमेगली देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या स्टोर हो सकता है वहां पर? लिपिड स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, लिपिड, इसमें क्या होता है, लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें दिक्कत आती है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम दो डिजीज पढ़ते हैं जो बच्चों में बेसिकली पाए जाते हैं। एडल्ट्स में क्या होता है, अगर ज्यादा लिपिड आप कंज्यूम कर रहे हो, ज्यादा फैटी आप डाइट ले रहे हो, तो आपको जो फैट है वो कहाँ डिपोजिट होता है? आपका लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। आपकी किडनी भी है, एडिसन ग्लैंड है ऊपर, उसके ऊपर डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, बट हम पढ़ रहे हैं बच्चों में, तो बच्चों में क्या है, वो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री होती है, काफी टाइम तक आप फैटी डाइट का कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको फैटी लिवर देखने को मिलता है। ठीक है, फैटी लिवर में आपने काफी सारे अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे होंगे, फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ऐसे ग्रेडिंग होती है उसकी। बट वो किसमें? एडल्ट्स में। बच्चों में इतनी लंबी हिस्ट्री नहीं पाई जाती। जो न्यू बॉर्न है, अभी पैदा हुए, इसको 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, ठीक है, उसमें इतनी लंबी हिस्ट्री कैसे मिलेगी? तो जो बच्चे हैं उसमें ज्यादातर हिपैटोमेगली की कॉजेज क्या है? ज्यादातर कंजेनाइटल है या इनहेरिटेबल। ठीक है, तो सारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज मैंने पढ़ा है आपको, इसमें क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज बनता ही नहीं है। ठीक है, कंजेनाइटल है। ऐसी लिपिड स्टोरेज में क्या है? वोल्मैन डिजीज। वुलमैन डिजीज में क्या है कि लाइसोसोमल एसिड लाइपेज डेफिशिएंसी होती है। ये आप अलग से भी थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, आइडिया ले लेना, बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफी है। किसी को एक बार रिवाइज कर लेना वापस। ठीक है, वुलमैन डिजीज में क्या होता है, लाइसोसोमल एसिड लाइपेज डेफिशिएंसी हो जाती है। ये एंजाइम क्या करता है, आपके लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से वही सेम चीज क्या होगी, लिपिड का ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसकी वजह से सबसे लिपिड आपका वो मल्टीपल ऑर्गन्स में, लिवर में, ब्रेन में, किडनी में, ठीक है, यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका लिवर हिपैटोमेगली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकंड क्या है, गॉचस डिजीज। गॉचर डिजीज में क्या होता है, कंजेनाइटली किस एंजाइम की कमी होती है? ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज। ठीक है, ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड। ठीक है, ये क्या होता है, लिपिड होता है, इसका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये कहाँ स्टोर होता है? लिवर में स्टोर होता है। ठीक है, तो अगर ग्लूकोसेरेब्रोसाइड एंजाइम नहीं बनेगा, तो उसका लाइपेज, मतलब लाइपेज का मतलब उसका लाइसिस नहीं कर पाएगा, और सेम वही उसकी वजह से जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? आपके लिवर के सेल्स में, और आगे जाकर क्या मिलने देखने को मिलेगा? हिपैटोमेगली में कॉज होगा। थर्ड आपका आता है मेटल डिपोजिशन। ठीक है, काफी सारे मेटल्स हैं जो लिवर में डिपॉजिट होते हैं, उसमें सबसे मेन मेटल्स कौन से? आपके कॉपर और आयरन, जिसका डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है। ये मैं आपको खाली लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ,
ये जो मेटल्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिवर में डिपॉजिट होंगे। मैं बता रहा हूँ अलग अलग ऑर्गन्स, किडनी में, ब्रेन में, पैनक्रियाज में, ठीक है, ये हर जगह डिपॉजिट होते हैं। तो अलग अलग साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। अभी हम हेपेटोमेगली पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको हेपेटोमेगली के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लिवर के लिए बता रहा हूँ बस ये, ठीक है। बाकी मैं सब ऑर्गन्स आपको बता रहा हूँ। अब अलग से जब पढ़ोगे इसको, थोड़ा सा देखोगे इसको, समरी पढ़ लेना बस, तो उसमें आपको चल जाएगा पता किस किस ऑर्गन्स में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। जो मेन ऑर्गन्स हैं वो लिवर है, ब्रेन है, पैनक्रियाज है और किडनी है, ठीक। किडनी में भी ज्यादातर एडिसन ग्लैंड जो ऊपर आपके सुप्रास्क्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उस पर डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो दो मेटल में दो मेन है, कॉपर और आयरन, ठीक है। कॉपर में क्या मिलता है आपको, विल्सन डिजीज देखने को मिलता है। विल्सन डिजीज में क्या होता है, जेनेटिकली, ठीक है, जेनेटिकली क्या है, जो कॉपर है, कॉपर का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, जो कॉपर का एक्सक्रीशन है वो किस में होता है, बाइल साल्ट के अंदर ही होता है। ये कॉपर कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। लिवर इसको कहाँ, बाइल साल्ट्स की बनाने में हेल्प करता है और इसका एक्सक्रीशन भी बाइल साल्ट्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो बाइल साल्ट्स में ये मिक्स होता है और ये धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जेनेटिकली क्या होता है, जो कॉपर है, ठीक है, इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता प्रॉपर, ठीक है, ये बाइल सेल्स में निकल नहीं पाता। इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉपर है वो कहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, लिवर सेल्स में। आगे जाकर क्या मिलती है आपको, हेपेटोमेगली देखने को मिलती है। इसके जो एज ग्रुप है वो कहाँ, 5 साल में देखने को मिलते हैं साइनस सिम्टम्स, 5 साल से 35, 5 to 35 ईयर्स के बीच में, ठीक है। इसको ये इसके साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। 5 साल से नीचे मुश्किल होता है और 35 से ऊपर, ठीक है। 5 to 35 मेन एज ग्रुप है जिसमें देखने को मिलेगा आपको विल्सन डिजीज, ठीक है। अब अगर आयरन, आयरन में क्या मिलता है आपको, हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयरन इस कॉपर में क्या था, उसका प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा था, बट आयरन केस में क्या है, इसका एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होता है आपकी गट से, ठीक है, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी से। इसमें आपको एक एंजाइम होता है हेप्सिडिन, ठीक है। हेप्सिडिन क्या करता है, कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में कितना आयरन एब्जॉर्ब होना चाहिए और वो कहाँ कहाँ डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है। इसका आयरन का एब्जॉर्प्शन और आयरन का डिपोजिशन, ठीक है, दोनों ही कंट्रोल करता है आपका हेप्सिडिन एंजाइम, ठीक है। जेनेटिकली क्या होता है, हेप्सिडिन एंजाइम नहीं बनता है या फिर इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो हेप्सिडिन एंजाइम की डेफिशिएंसी होने के कारण जो आपका आयरन है वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में रीअब्सॉर्ब होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। और वो कहाँ डिपॉजिट होता है, मेनली आपके लिवर में, पैनक्रियाज में और किडनी में, ठीक है। जिसकी वजह से आपको जो लिवर के सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग यहाँ पर होती है और उसकी स्कारिंग होती है, हेपेटोमेगली। और आगे जाके लॉन्ग टर्म में अगर इसका लेवल जो है फेटल अमाउंट से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लिवर फेलियर में जा सकता है। लास्ट डिपोजिशन किसका होता है लिवर के सेल्स में, प्रोटीन का, ठीक है। इसमें क्या डिजीज होती है, टायरोसिनेमिया। टायरोसिन आपने पढ़ा है, अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो टायरोसिनेमिया में क्या होता है, तो टायरोसिन प्रोटीन होता है उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, ठीक है। तो टायरोसिन इसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। और अच्छा, मैं उसमें बताना भूल गया, जो ये हीमोक्रोमेटोसिस है वो किस एज ग्रुप में मिलता है, जैसे कॉपर वाला 5 से 35 साल के बीच में, तो ये 15 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में मिलता है आयरन का, ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस। तो हम चलते हैं इसमें टायरोसिनेमिया में। इसमें भी सेम, ठीक है, जो एंजाइम होता है जो इसको ब्रेक डाउन करता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, बनता नहीं है। इसकी वजह से जो टायरोसिन है, ठीक है, वो कहाँ डिपॉजिट होने लग जाता है, वही लिवर में, ब्रेन में और आपके पैनक्रियाज में, ठीक है। टायरोसिन एक मेजर अमीनो एसिड है जो कि आपको रोल प्ले करता है। तो अगर टायरोसिनेमिया होता है तो बच्चा इन चारों ही केसेस में, ठीक है, वो क्या करता है, जैसे बच्चे को आप प्रोटीन डाइट नहीं दे पाते हो, दाल दोगे तो उसको डायरिया, वॉमिटिंग, ये दिक्कत हो जाएगी उसको। और प्रोटीन क्या होता है, बिल्डअप आपके बिल्ड करते हैं मसल्स को, ठीक है। मसल्स के वो बिल्डअप होने के लिए, मसल्स को बिल्ड होने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको रिपेयर होने के लिए। तो इसकी वजह से आपकी मसल्स ग्रो नहीं कर पाती, बच्चा ग्रो नहीं कर पाता, उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो डिले हो जाते हैं सभी केसेस में, ठीक है। जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, इसको जीएसडी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, बच्चा लेथार्जिक होगा, क्यों, क्योंकि वो ग्लूकोज एनर्जी यूज करनी है, उसको ग्लूकोज चाहिए उसको, बट उसको ग्लूकोज मिल नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि इंसुलिन ने उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर दिया है और वो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा उसको कंज्यूम होने के लिए, ठीक है। तो बच्चा क्या फील करता है, लेथार्जिक फील करता है, ठीक है। ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती क्योंकि उसको एनर्जी डेफिशिएंसी हो रही है, एनर्जी है तो उसके पास ग्लाइकोजन, बट वो मिल नहीं पा रहा उसको, ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो चारों केस में बच्चा क्या क्या सिम्टम मिलेंगे आपको, पुअर एपेटाइट मिलेगी, लिवर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव, ठीक है, थ्राइव नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई भी आप खाना देते हो प्रोटीन में जैसे, तो उसको प्रोटीन डाइट दो तो डायरिया, ठीक है, वॉमिटिंग, ठीक। और हेपेटोमेगली है, इन्फेक्टिव है अगर, तो उसको एब्डोमिनल पेन मिलता है, ठीक। तो ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। साइन सिम्टम आगे पढ़ेंगे एक बार, बाकी साइन सिम्टम मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। वही इन्फ्लेमेशन में आपको फीवर मिल सकता है, उसको इन्फेक्शन है अगर, तो
एक वायरल हेपेटाइटिस में इन्फेक्शन मिलेगा उसको, वेट लॉस होगा उसका, ठीक है, ये सब चीजें मिलेंगी। अब आ जाते हैं इन्फिल्ट्रेशन में। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब नॉन हेपेटिक सेल्स का हेपेटिक स्पेसिस में होना, ठीक है। जो नॉन हेपेटिक सेल्स हैं, कोई भी सेल्स हो सकते हैं वो, चाहे वो लिम्फोटिक सिस्ट हो सकते हैं, कैंसर सेल्स हो सकते हैं जो मेटास्टेसिस होकर वहां आ गए हो, ठीक है। कोई भी सेल्स जो हेपेटिक नहीं है, नॉन हेपेटिक ओरिजिन के, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इन्फिल्ट्रेशन आते हैं? प्राइमरी न्यूप्लास्टिक ट्यूमर, ठीक है। अगर मान लो आपका लिवर कैंसर, हेपेटिक कैंसर हो जाता है, आपको लिवर सेल्स का कैंसर हो जाता है, या फिर आपको कैंसर कहीं और होता है और वो सेल मेटास्टेसिस होकर आपके लिवर में आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी कैंसर कर देते हैं, हेपेटिक कैंसर हो जाता है उसको। तो इसमें वो किस कैटेगरी में आएगा? प्राइमरी न्यूप्लास्टिक ट्यूमर। इसको प्राइमरी क्यों बोला है? प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का होता है। प्राइमरी मतलब हेपेटिक कैंसर कहाँ शुरू हुआ है? लिवर में ही शुरू हुआ है, ठीक है। ये बहुत तरह से हो सकता है, आपका अल्कोहल की वजह से हो सकता है, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक भी होते हैं। तो प्राइमरी कैसे? हेपेटिक सेल्स में शुरू हुआ है। सेकेंडरी अगर कहीं और शुरू है, ब्रेस्ट कैंसर उसको पहले हुआ है और ब्रेस्ट कैंसर वो ठीक से उसने ट्रीट नहीं करवाया, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, उसका जो सेल्स है वो वहां ब्रेस्ट से हटके कहाँ आ गए हैं? लिवर में आ गए हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी न्यूप्लास्टिक ट्यूमर। और अगर प्राइमरी लंग्स वो लिवर में शुरू हुआ है तो उसको प्राइमरी न्यूप्लास्टिक ट्यूमर, ठीक है। अगर सेल्स हेपेटिक सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं किसी भी कारण से, ठीक है, या फिर वहां पर कोई और ट्यूमर बन गए जो कि कैंसरस नहीं है, सिस्ट बन गई कोई, ठीक है, वो कैंसरस नहीं है, तो किस में आएगा? नॉन न्यूप्लास्टिक ट्यूमर में, ठीक है। ग्रोथ तो है, वो ट्यूमर तो है, बट वो क्या है? नॉन न्यूप्लास्टिक, कैंसरस नहीं है वो, ठीक है। ल्यूकेमिया आता है, ब्लड कैंसर आता है, ठीक है, उसके सेल्स भी इन्फ्लेटेड कर सकते हैं हेपेटिक सेल्स में। लास्ट में आपका पॉलीसिस्टिक लिवर डिसीज, ठीक है। इसमें क्या है? लिवर में मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज, ठीक है। जैसे ओवरीज में आप देखते हो ना, पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, ऐसी सिस्ट बन जाते हैं कहाँ? लिवर में। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज, ठीक है। तो ये सारे सेल्स इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं लिवर में, और इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे तो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं हेपेटिक सेल्स के, उसको काम करने में हैम्पर करेंगे और हेपेटोमेगली देखने को मिलेगी आपको। अब आ जाते हैं वेस्कुलर कंजेशन में, ठीक है। किसी भी कारण से अगर वेस्कुलर कंजेशन हो रहा है उसको, वेस्कुलर कंजेशन का मतलब जो आपकी हेपेटिक वेन है वो अगर ब्लड को नहीं लेके जा पा रही है लिवर से बाहर, ठीक है, और उसमें कंजेशन हो गया है, तो बैक प्रेशर किस पे पड़ेगा? लिवर पे, लिवर के सेल्स पे पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे, वहां पर स्कारिंग मिलेगी, एसाइटिस मिलेगा और लिवर फेलियर हो सकता है। तो वेस्कुलर कंजेशन के कॉज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आरएचएफ, ठीक है, राइट साइड हार्ट फेलियर, और इसको और क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो हार्ट का जो राइट साइड है वो क्या काम करता है, उसमें क्या होता है? पूरी बॉडी से इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से सारे बॉडी का ब्लड कहाँ आता है? आपके राइट साइड ऑफ हार्ट में आता है, या कहे राइट एट्रियम में आता है पहले, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। तो राइट साइड जो होती है वो किस लिए होती है? सारे बॉडी का ब्लड वापस हार्ट में आने के लिए। तो अगर किसी भी कारण से राइट साइड हार्ट फेल हो गया, जो राइट साइड है वो वेंट्रिकल जो काम नहीं कर रहा है, अगर वेंट्रिकल काम नहीं करेगा, ठीक है, तो सारा ब्लड कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? वेंट्रिकल्स और एट्रिया में। तो वहां अगर राइट साइड में पूरा ब्लड फेल हो जाता है तो जो ब्लड है वो वापस बॉडी से कहाँ? हार्ट में नहीं आ पाएगा। तो जो हेपेटिक वेन है वो क्या करती है? लिवर से जो ब्लड है, ठीक है, उसको लेकर कहाँ डिपॉजिट करती है, कहाँ डालती है? वो ड्रेन करती है इंफीरियर वेना कावा में। फिर वो इंफीरियर वेना कावा उसको कहाँ लेके जाती है ब्लड को? राइट साइड ऑफ हार्ट या राइट एट्रिया में। अगर राइट एट्रिया में पहले से ही ब्लड है, ठीक है, क्योंकि वो राइट साइड उसकी हार्ट की काम नहीं कर रही है तो वहां से ब्लड निकल नहीं पा रहा है, तो राइट साइड अगर में ब्लड है तो ब्लड कहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा? हिपैटिक, आप कह सकते हैं इंफीरियर वेना कावा में पहले इकट्ठा होना लग जाएगा। फिर बैक प्रेशर किस पे आएगा? हिपैटिक वेन पे आएगा, और हिपैटिक वेन से बैक प्रेशर किस पे आएगा? हिपैटिक सेल्स पे आएगा, जिसकी वजह से आपको लिवर स्कारिंग मिलेगी, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से, राइट साइड हार्ट फेलियर से आपको क्या मिलेगा? वेस्कुलर कंजेशन मिलेगा लिवर में, और आपको आगे जाके हेपेटोमेगली मिल सकती है। दूसरा, रेस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है? आपकी लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम में अगर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हार्ट है वो क्या पूरी तरह उसका मूवमेंट नहीं हो पाता, वो पंप ब्लड ठीक से नहीं कर पाता। सेम वही चीज होगी, ब्लड ठीक से पंप नहीं होगा तो बैक प्रेशर पड़ेगा इंफीरियर वेना कावा पे, हेपेटिक वेन पे, और फिर हेपेटिक सेल्स में। लास्ट आता है बुर्ड चेरी सिंड्रोम। बुर्ड चेरी सिंड्रोम क्या होता है? ये इसके दो मेन कॉज होते हैं। 75% बेसिकली 70 to 80% मेन कॉज क्या होता है? किसी भी तरह का क्या मिल जाए आपको? क्लॉट हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, कहाँ पर? हेपेटिक वेन के अंदर, ठीक है, किसी भी कारण से। कारण बहुत सारे होते हैं इसके, प्रेगनेंसी होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, ठीक है, और आपका टॉक्सिन्स है, अल्कोहल, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक। काफी सारे कॉजेज होते हैं, किसी भी कॉज की वजह से अगर थ्रोम्बोसिस
ब्लड क्लॉट मिल रहा है आपको कहाँ पर, हेपेटिक वेन में, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वही सेम बैक प्रेशर कहाँ पड़ेगा, वेस्कुलर कंजेशन होगा, बैक प्रेशर लिवर के सेल्स पे पड़ेगा। 80% कॉज होता है क्या, आपका थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन, और सिर्फ 20 to 30% कॉज क्या होता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन कैसे, मान लीजिए कहीं भी सिस्ट हो जाती है लिवर में, ठीक है, या कोई और ट्यूमर हो जाता है, वो ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ने की वजह से क्या करता है, प्रेशर डालता है बाहर से, एक्सटर्नल प्रेशर डालता है हेपेटिक वेन पे, और उसकी वजह से जो हेपेटिक वेन है वो दबना शुरू हो जाती है, और उसका जो ल्यूमेन है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से कोई भी कंप्रेशन, एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से अगर हेपेटिक वेन ठीक कंप्रेस हो जाती है, उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर वेस्कुलर कंजेशन मिल रहा है तो किस में आता है, वो बुट-चेरी सिंड्रोम में, ठीक है। दोनों ही केस में क्या मिलता है, हेपेटिक वेन ब्लॉक हो जाती है। पहला कारण क्या है, थ्रोम्बोसिस की वजह से, क्लॉट की वजह से, और दूसरा कॉज क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगी, जो हेपेटिक वेन है वो ब्लॉक होगी, और इसकी वजह से वेस्कुलर कंजेशन मिलेगा, बैक प्रेशर किस पे पड़ेगा, आपके हेपेटिक सेल्स पे, वो सेल डिस्ट्रॉय होंगे, स्कारिंग होगी लिवर की, हेपेटोमेगली मिलेगी, और लिवर फेलियर आगे जाके, ठीक है। वेस्कुलर कंजेशन समझ में आ गया आपको। लास्ट आते हैं बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन पर। मैंने बताया था आपको बिलियरी सिस्टम क्या होता है, हेपेटिक सेल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, बाइल बनाते हैं, ठीक है। बाइल वो कहाँ जाता है आपके, सबसे पहले गॉल ब्लैडर में जाता है, वहां स्टोर होता है, और वहां गॉल ब्लैडर से कहाँ जाता है आपका, सेकंड पार्ट ऑफ डिडनम में ड्रेन करता है, और इंटेस्टाइन के थ्रू वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। किसमें हेल्प करता है बाइल साल्ट, ये आपके फैट के मेटाबॉलिज्म में, फैट के डाइजेशन में, ठीक है। सबसे पहले के बच्चों में क्या मिलता है, खासकर बिलियरी एट्रिशिया, ये 2nd to 8th वीक में ही मिल जाता है, बच्चे पैदा होते ही, ठीक, कंजेनिटल होता है। इसमें क्या होता है, बिलियरी एट्रिशिया का मतलब वो बनना ही नहीं, ये बहुत कम अमाउंट में बनना। बिलियरी एट्रिशिया मतलब बच्चों में जो आपका बाइल है वो लिवर से गॉल ब्लैडर में जा ही नहीं पाता। क्यों, क्योंकि उसका जो बिलियरी सिस्टम है, ठीक है, वो बनता ही नहीं, ठीक है। वो जो डक्ट्स हैं, बिलियरी डक्ट्स हैं, वो बनती ही नहीं है, ठीक है। ना बनने की वजह से वो कभी भी वहां से ड्रेन होकर गॉल ब्लैडर में जा ही नहीं पाता। उसकी वजह से बाइल सॉल्ट्स कहाँ इकट्ठा शुरू हो जाता है, लिवर के सेल्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वही सेम उसके काम हैम्पर होगा, सेल्स का, सेल डिस्ट्रॉय होंगे, लिवर स्कारिंग मिलेगी, और लिवर फेलियर मिल सकता है, ठीक है। काफी क्रिटिकल है, इससे बच्चों की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो बिलियरी एट्रिशिया क्या है, इट्स एन कंजेनिटल डिसऑर्डर, ठीक है, इन विच बिलियरी सिस्टम इज एब्सेंट और इज पुअरली मेड, ठीक है, पुअरली बने होता है, पुअरली मेड, और इट्स एब्सेंट, ठीक है। सेकंड, सारे कॉज में क्या होना चाहिए, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। पहले में बिलियरी मतलब बिलियरी डक्ट बनी ही नहीं, ठीक है, बाइल डक्ट बनी ही नहीं। दूसरे में गॉल स्टोन्स, अगर स्टोन हो जाते हैं, छोटे बच्चों में कम देखने को मिलते हैं, जो 12-13 साल के बच्चे हो जाते हैं तब वो गॉल स्टोन बहुत देखने को मिलते हैं। और गॉल स्टोन किसी भी कारण से बिलियरी डक्ट में फंस जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और आपको लिवर डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको गॉल स्टोन निकालना पड़ता है। फिर क्या है, कॉलिडोकल सिस्ट। कॉलिडोकल सिस्ट क्या होती है, ये बोल सकते हो बिलियरी डक्ट, बिलियरी सिस्ट को, ठीक है, ये डक्ट इन, वो सिस्ट इन बिलियरी डक्ट, ठीक है। अगर बिलियरी डक्ट के अंदर कोई भी सिस्ट मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिडोकल सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सिस्ट किसी तरह की सिस्ट बन जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, नाम दे दिया, बस बिलियरी सिस्ट का नाम दे दिया है, सिस्ट इन बिलियरी सिस्टम। किसी इस बिलियरी सिस्टम में कहीं भी अगर सिस्ट बन जाती है, ठीक है, तो उसको मतलब रास्ता, बिलियरी सिस्टम क्या होता है, लीवर से गॉल ब्लैडर में जाना, या गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में ड्रेन होना, ठीक है, ये बिलियरी सिस्टम है। इसके अंदर कहीं भी आपको सिस्ट मिल जाती है तो उसको क्या नाम दोगे आप, कॉलिडोकल सिस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और बैक प्रेशर किस पे पड़ता है, लिवर के सेल्स पे, ठीक है। अब साइन सिम्टम, वैसे साइन सिम्टम बहुत वेग है, बहुत सारे साइन सिम्टम मिल सकते हैं, और बहुत रैंडम साइन सिम्टम मिल सकते हैं। सारे साइन सिम्टम किस पर डिपेंड करते हैं, अंडरलाइन कॉज पे, ठीक है। कॉज क्या है, अगर इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो उसको क्या मिलेगा, पुअर डाइट उसकी पुअर हो जाएगी, एपेटाइट पुअर हो जाएगी, उसको फीवर मिलेगा, इन्फेक्शन है तो, ठीक है। इन्फ्लेमेशन है तो उसको टेंडरनेस होगी, पर एब्डोमेन जब करोगे आप, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें जॉन्डिस मिल सकता है, अगर लीवर ठीक से काम नहीं करता है, तो लीवर का मेन फंक्शन, एक फंक्शन क्या होता है, जो बाइल साल्स होते हैं, बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन को, अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करना। बिलिरुबिन कहाँ से बनता है, जब हीमो आरबीसी ब्रेक डाउन होते हैं, आरबीसी से क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन निकलता है। ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन पूल में चला जाता है, और जो हीम पार्ट है उसके ब्रेकअप से क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है। वो कैसा बिलिरुबिन होता है, अनकॉन्जुगेटेड, जो ब्लड में रहता है, फिर वो ब्लड लीवर में जाता है, और लीवर क्या करता है, उसको कॉन्जुगेट बनाता है। कॉन्जुगेट बिलिरुबिन क्यों बनाता है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होता है, और वाटर सॉल्युबल होने के कारण वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट किया जा सकता है, किडनी के थ्रू और इंटेस्टाइन के थ्रू, दो तरह, ठीक है। किडनी में जाता है थोड़ा बहुत, वहां से एक्सक्रीट होता है, कुछ कहाँ जाता है, आपके इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर लिवर जो है फंक्शन नहीं कर रहा है, वो बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर रहा है, तो सारा बिलिरुबिन कहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, आपके ब्लड में, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल बढ़ जाता है,
ठीक है, टोटल बिलिरुबिन आपका बढ़ जाता है जब आप एलएफटी करवाते हो। तो जब बढ़ जाता है, इसका कलर क्या होता है, येलोइश कलर होता है और स्किन के नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ये, जिसकी वजह से आपको जॉन्डिस, ठीक है, येलोइंग ऑफ स्किन या फिर स्क्लेरा, स्क्लेरा ऑफ आईज, आपको येलोइश स्क्लेरा दिखता है इसका, ये दिखने मिल जाता है। ठीक है, मसल लैक हो जाएगा आपको, जब प्रोटीन मैंने बताया था टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो मसल लैक मिलेगा, फटीग मिलेगा, जीएसडी है तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है तो उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, फटीग मिलेगा, बाइल साल्ट ज्यादा बनते हैं तो इचिंग मिलती है उससे स्किन में, नोजिया वॉमिटिंग मिल सकता है आपको अगर प्रोटीन डाइट दे रहे हो आप उसको, प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसको, एब्डोमिनल पेन मिल सकता है अगर इन्फेक्शन है, टेंडरनेस है लिवर में, एपेटाइट पुअर होगी उसकी, स्वेलिंग मिल सकती है, पिडल स्वेलिंग, ठीक है, इजिली ब्रूजिंग, वेट लॉस, इंक्रीज एब्डोमिनल साइज, हेपेटोमेगली होगा तो उसका साइज बढ़ेगा, एसाइटिस होगा तो भी उसका एब्डोमिनल साइज बढ़ेगा। ठीक है, इसमें आप और भी साइन सिम्टम ऐड कर सकते हो अंडरलाइन कॉज के। ठीक है, तो इसको एक बार आप रीड कर लेना। टाइम थोड़ा कम है, अगर खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे परसों। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या कर सकते हो आप, फिजिकल एग्जामिनेशन है, लिवर एग्जामिनेशन है और इन्वेस्टिगेशन है, इमेजिंग है। ठीक है, तीन चीजें जरूरी होती है डायग्नोसिस में। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम कम बचा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, पर एब्डोमेन करोगे आप। पर एब्डोमेन में क्या करोगे, मैंने आपको सिखाया है पर एब्डोमेन कैसे करते हैं, ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आपको राइट कोस्टल मार्जिन के नीचे टेंडरनेस मिल रही है तो उसका मतलब क्या है, उसको इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है लिवर में। ठीक है, अगर आपको उसका जो मार्जिन है वो 3.5 सेंटीमीटर आगे बाहर शो हो रहा है न्यूबॉर्न में और 1 to 2 सेंटीमीटर आपको पता चल रहा है 12 ईयर ओल्ड में, तो आप इसको क्या बोलोगे, हेपेटोमेगली। ठीक है, डर्मा, ठीक है, इसमें कोई भी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन शो हो रही है, पेटिचिया है, परप्यूरा है, जॉन्डिस है, कोई रैश है, तो इसका मतलब क्या है, उसको इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं या वायरल हेपेटाइटिस होने के चांसेस हैं। ठीक है, सीएनएस में देखोगे सीजर पड़ रहा है उसको, बार बार से उसको सीजर्स आ रहे हैं, हेपेटाइट लॉस भी और बाकी साइन सिम्टम मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मतलब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। बच्चे को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज ना मिलने की वजह से उसको एनर्जी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उसको लिथार्जिक हो सकता है वो, और ज्यादा कमी होने की वजह से, हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से उसको सीजर दौरे पड़ सकते हैं। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या मिल सकता है आपको, अगर राइट साइड हार्ट फेलियर जा रहा है तो आपको मॉर्मर मिल सकती है, अबनॉर्मल हार्ट साउंड मिल सकती है पेरिकार्डाइटिस में। चेस्ट एग्जामिनेशन करोगे तो अगर लीवर में अगर ब्लड, मतलब मैंने बताया राइट हार्ट फेलियर से क्या होता है आपके, निमोनिया भी हो सकता है उसको। ठीक है, तो अब नॉर्मल ब्रीदिंग मिल रही है आपको या चेस्ट साउंड्स मिल रही है, वीजिंग मिल रही है, तो आप पता लगा सकते हो, ठीक है, कि राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है उसका। फिर क्या है, लोकोमोटरी सिस्टम, ठीक है, अगर उसको जॉइंट पेन मिल रहा है, उसको काफी मल्टीपल जॉइंट्स पेन मिल रहे हैं, तो वायरल हेपेटाइटिस में क्या होता है, उसको बॉडी एक मिलता है और जो खासकर जॉइंट पेन मिलता है, तो आप उसके लिए एग्जामिन कर सकते हो उसको। अगर उसको बोन्स में पेन मिल रहा है, अब जो देख रहे हो हर किसी बोन में, ज्यादातर लॉन्ग बोन्स में उसको पेन है, तो मैलिग्नेंसी हो सकती है, मतलब आपकी डायग्नोसिस उस तरफ जाएगी। ठीक है, इसको आप रूल आउट करोगे। ठीक है, तो ये सारे क्या किस में आएंगे, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में जॉब करोगे। फिर लिवर एग्जामिनेशन अलग से बता रहा हूँ, फिजिकल एग्जामिनेशन में लिवर के दो बॉर्डर होते हैं, अपर एंड लोअर बॉर्डर, आपको इसमें मेनली लोअर बॉर्डर को देखना है। ठीक है, अपर बॉर्डर आप कैसे देख सकते हो, परकशन से, मैंने बताया था परकशन में आपको कैसे, डल साउंड। ठीक है, अगर बिल्कुल पत्थर जैसा है तो बोनी डल साउंड आती है, स्टोनी डल साउंड आती है, और उसमें पानी फ्लूइड सॉफ्ट टिश्यू है, कोई सॉफ्ट ऑर्गन है, तो उसमें कैसे आती है आपको, डल साउंड आती है। एयर में कैसे आएगी, रेजोनेंट साउंड आएगी। ठीक है, जैसे जैसे लंग से नीचे आओगे आप तो रेजोनेंट साउंड से चेंज हो जाएगी वो किसमें, डल साउंड में, तो आपको चल जाएगा पता कि लीवर शुरू हो गया यहाँ से। नीचे का बॉटल लोकेट करने के लिए परकशन भी कर सकते हो। ठीक है, और पाल्पेशन भी। ठीक है, पाल्पेशन मैंने बताया था पर एब्डोमेन कैसे करते हैं। ठीक है, आप कहां से शुरू करोगे, राइट साइड साइड से खड़े होके राइट साइड अम्बलाइकस के नीचे शुरू करोगे, तो उसको क्या बोलते हो, पाल्पेशन। एक अलग सा टेस्ट होता है स्क्रैच टेस्ट, इसमें आप क्या करते हो, लीवर के ऊपर, ठीक है, अपना स्टैथ रखते हो और अम्बलाइकस के नीचे शुरू करोगे आप, कहां पर, मिड क्लेविकल लाइन में। मैं आपको बताना भूल गया, ये जो आप ये 3.5 सेंटीमीटर और 1 to 2 सेंटीमीटर एनलार्जमेंट देख रहे हो, वो आप कहाँ देखोगे, मिड क्लेविकुलर लाइन में, ऊपर क्लेविकल है, उसको ट्रेस करते जाओ नीचे की तरफ, नीचे पूरा उस लाइन में देखना है आपने, जैसे इसने फिंगर रखी हुई है और फिंगर का लेवल क्या है, मिड क्लेविकुलर, ऊपर जो क्लेविकल है उसके मिड में रखी है आपने ये। ठीक है, उसके मिड में, तो आप क्या करोगे, स्टैथ को आप लिवर के ऊपर रखोगे और एम्बलाइकस के नीचे हल्का हल्का स्किन को स्क्रैच करोगे, तो जो साउंड है वो रेजोनेंट होगी पहले नीचे, धीरे धीरे आप उसको जिगजैग वे में ऊपर आओगे स्क्रैच करते करते, तो जैसे ही लीवर शुरू हो जाएगा तो आपकी साउंड है, ठीक है, रेजोनेंट से डल में थोड़ी वो चेंज हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से लिवर स्टार्ट हो गया, तो इसलिए लिवर का लोअर बॉर्डर जो है आप ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं हम, स्क्रैच टेस्ट, इसको अच्छे से पढ़ लेना और किसी और क्लास में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
3 मिनट रह गए हैं बस। इन्वेस्टिगेशन में आप LFT करा सकते हो, ठीक है, यूरिनालिसिस करा सकते हो, CBC करा सकते हो, फास्टिंग ग्लूकोज करा सकते हो, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा, और लीवर की बायोप्सी ले सकते हो आप, देखने के लिए कि लीवर स्काररिंग, लीवर के सेल्स डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहे, ठीक है। इमेजिंग में क्या, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो लीवर का साइज देखने के लिए, एब्डोमिनल CT स्कैन करवा सकते हो, सेम इसमें स्काररिंग भी आ जाती है। इकोकार्डियोग्राफी किसकी करा सकते हो, हार्ट की, कि राइट साइड हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो नहीं हो रहा। ERCP किसके लिए, स्टोन देखने के लिए, ठीक है, इसको स्टोन है या नहीं है वो करा सकते हो आप, रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं ये, ठीक है। ट्रीटमेंट में जो अंडरलाइन कॉज है उसी का ट्रीटमेंट दोगे आप, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस सी है तो वायरल हेपेटाइटिस है तो एंटीवायरल ड्रग्स दोगे आप उसको, इन्फेक्शन है, अगर फीवर है, बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स दोगे आप, ठीक है। लिवर कैंसर है, न्यूप्लास्टिक कैंसर है तो आप कीमोथेरेपी, सर्जरी या रेडिएशन करोगे। गॉल स्टोन्स हैं तो गॉल स्टोन को निकालोगे आप, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया लिवर, वैसे लिवर सेल्फ हीलिंग होता है, ठीक है, बट अगर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है आपका लिवर, ठीक है, और सेल्फ हीलिंग होता है ये, और रीजनरेटिव भी होता है, कब तक, अगर उसका 40% तक डिस्ट्रॉय हो जाता है, उससे ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है तो रीजनरेट नहीं कर पाता, तो ऐसे केस में आप लिवर ट्रांसप्लांट कराओगे। और सोर्स को ट्रीट करोगे, कैंसर कहाँ से है, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करोगे, लिम्फोमा है, लिंक्योमिया है तो उसको ट्रीट करोगे आप, एल्कोहलिक सिरोसिस हो रहा है, उसको अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो आप अल्कोहल छुड़ाओगे उसका, जो मेन अंडरलाइन कॉज है आप उसके लिए ट्रीट करोगे उसको, ठीक है। तो ये हमारा था